ये सिलसिला है। क्यों झूल गया तू फांसी पे मन न्यू तो बता अंदाता। मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता। मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता। बहुत ही अच्छा सॉन्ग, ये हिट रहा था सोनू ठाकुर जी का। अगली लाइन है वो और भी जबरदस्त थी। कौन पिलावे पानी मने कौन चरावे चारा। तेरे बिना मेरी नाड़ के ऊपर धर देगा कोई यारा। तेरा रुड़ गया कुणबा सारा रे तू इनका राह कर जाता। मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता। के बाबा तेरा धाम निराला तू भगतों का रखवाला। बिगड़ी बने तेरे दरबार में। तेरी शरण में चल के दुखिया जो भी आया से। काटे सारे दुखड़े बाबा गले लगाया से। रे बाबा तेरा धाम निराला तू भगतों का रखवाला। बिगड़ी बने तेरे दरबार। मेरा बेपरवासी दुनिया में एक तू ही। एक गुलजार छानी वाले का इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू नहीं था वो, उसने एक बाइट डाल रखी थी अपनी खुद की। और उस बाइट में उसने ये बोला हुआ था कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे हरियाणा में कोई मेरे तरह गाना बना के दिखाए और उसको हिट करके दिखाए। कि भाई कि जैसे गुलजार है वो खुद लिखता है, खुद गाता है, खुद म्यूज़िक बनाता है, वीडियो कॉन्सेप्टिंग खुद करता है। तो मैंने उसका वो जब वो बाइट देखी ना, तो मैंने उसी दिन से दिमाग में कर लिया था कि भाई गुलजार का जो चैलेंज है वो मुझे एक्सेप्ट है। मैं ये घमंड में नहीं कह रहा हूँ, ये विश्वास में कह रहा हूँ। मुझे अपनी काबिलियत पे विश्वास है कि एक ना एक दिन हम अपने गाने कहीं ना कहीं हिट देंगे। कभी सुन जरा दिल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं गांव गुजरवास में। और गांव गुजरवास वैसे भी फेमस गांव है, और हमारे जो गायक और जो राइटर साहब हैं उनके नाम से कुछ और ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि इन्हें जाना जाता है सोनू ठाकुर गुजरवासिया के नाम से। तो सर इनसे हम मुलाकात करवाते हैं। सब दुआओं से आपका जो नाम है सोनू ठाकुर गुजरवासिया, क्यों कहा जाता है आपको ये? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 16 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सत श्री अकाल, आदाब है सभी को। और मैं आशा करता हूँ कि सभी आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। जी, जैसा कि आपने पूछा, ये नाम मेरा कोई मतलब पारिवारिक नाम नहीं था, और ये नाम मुझे मिला है मेरी कला के माध्यम से। अच्छा, किसी ने बोला या आपने खुद गांव का नाम जोड़ लिया? देखो, गांव का नाम मैंने इसलिए मेरे साथ जोड़ा क्योंकि मैं गांव से जुड़ा रहना चाहता हूं बिल्कुल। और गांव का नाम जब साथ लगता है तो ये एक नाम की पहचान हो जाती है। मतलब आप गांव का नाम उजागर करना चाहते हो कि हाँ, मेरे नाम के साथ मेरे गांव के नाम को जाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहां लोग मुझे सुनते हैं तो सोनू तो इस दुनिया में बहुत हैं। बहुत से नाम के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे सोनू के नाम से। लेकिन मैंने नाम गांव का नाम इसलिए साथ लगाया कि शुरू से लेके अब तक मेरा कोई भी गाना आता है या कोई भी प्रोग्राम होता है तो गांव के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और शुरुआत भी मेरी म्यूज़िक की थी वो गांव से ही थी। तो ये बताएं, आप बता रहे हो गांव के से ही आपकी शुरुआत थी और गांव आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो कितनी आपकी उम्र थी जब आपने ये काम करना स्टार्ट किया था? कैसी परिस्थितियाँ थी आपकी और क्यों आपने ये स्टार्ट किया? लगभग ये 2003 की बातें हैं। 2003 में हमारे गांव में पहला एक श्याम बाबा का जागरण हुआ था, और उस जागरण में बाहर से बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। तो उन कलाकारों को देख के ये चस्का लगा दिल में कि भाई जब ये गा सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो मैं भी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही था। और उसी सोच को लेके हमने जब ये चस्का लगा तो गांव में मंदिर है बाबा गोविंद दास महाराज का,
उस मंदिर में हर मंगलवार को और द्वादशी को बाबा अमर सिंह थे हमारे गांव के, जो बाबा गोविंदास महाराज की पूजा पाठ करते थे, वो हर मंगलवार और द्वादशी को कीर्तन किया करते थे उस मंदिर में। और मेरे फादर, मेरे पिताजी और गांव के आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहाँ उस कीर्तन में जाते थे। तो एक बार ऐसे ही छुट्टी थी, हम भी पापा के साथ चले गए वहाँ। तो वहाँ जाके देखा तो बाबा अमर सिंह गाते कम थे, नाचते ज़्यादा थे भजन गाते टाइम। हाँ, उनको देख के ये मतलब हमें हंसी आई कि यार ये कैसा बंदा, हम तो बच्चे थे उस टाइम, कैसा बंदा है, देखिए नाच रहा है ऐसे खड़ताल लेके हाथों में, जैसे मतलब वो ऐसे मस्ती में नाचते थे जैसे मतलब हनुमान जी श्री राम के धुन में होके नाचते थे, ऐसे वो भजनों पे नाचते थे। मतलब वो भी मस्त भक्ति में नाचते थे। मस्त भक्ति में नाचते थे। फिर हम 2-3 मंगलवार हम सिर्फ उनको देखने के लिए जाया करते। 2-3 मंगलवार हम गए तो उनको देख देख के हम हंसते। फिर उन्होंने कहा कि भाई यार तुम हंसते हो यहाँ बैठ के, और तो तुम भी एक एक भजन याद करके लाओ, तुम भी गाया करो। तब उन्होंने आपको मोटिवेट किया। हाँ, उन्होंने मोटिवेट किया। तब उन्होंने एक भजन दिया, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। उस भजन से मतलब शुरुआत थी। अच्छा, इस भजन से उन्होंने आपको दिया, फिर आपने याद करके सुनाया तो उन्होंने क्या कहा? जब पहली बार सुनाया तो देखो उस टाइम ना म्यूज़िक की नॉलेज थी, ना सुर थे, ना ताल थे, लेकिन एक चस्का था दिल में कि भाई हाँ गा सकते हैं। तो उन्होंने सुन के हमें ये कहा कि भाई अभी है ना, धीरे धीरे तुम और भजन याद करो और गाओगे तो तुम्हारा गाने का तरीका है वो सुधर जाएगा। उस टाइम तो इतना नहीं था। खैर, जैसे आपने बताया कि चस्का था, हाँ। मतलब मन था कि ये काम बढ़िया लग रहा है, मन है इस काम में करने, तब आपने किया। बिल्कुल। मैंने तो फिर देख लो, एजुकेशन थी मेरी वो मैंने म्यूज़िक से ही करी। हाँ, मैंने एमए म्यूज़िक किया और प्रभाकर किया म्यूज़िक से, भूषण और विशारद किया, बीएड भी फिर मैंने म्यूज़िक से ही किया। मतलब कंप्लीट एजुकेशन म्यूज़िक से की। मतलब लाइन ही चुन लिया आपने ये तो। हाँ बिल्कुल, लाइन म्यूज़िक की चुन ली। घर वाले शुरू में तो प्रॉब्लम करते थे भाई, जब रियाज व्याज करते तो हारमोनियम बजाते उल्टी सीधी, क्योंकि उस टाइम अच्छे तरीके से बजानी नहीं आती थी। तो घर वाले करते भी कि भाई सर में दर्द हो रहा है, इसको रख दे, इसको हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। लेकिन मैंने उनको लास्ट में फिर घर वालों को भी समझ में आ गया कि भाई इसको यही काम करना है। सारे घर वाले ऐसे ही बोलते थे तोड़ फोड़ देंगे, या कोई सपोर्ट भी करता था? ना, घर वाले तो सभी ये कहते थे भाई तू उठा के दर्द है ना, हमारा और सिर में दर्द है। बिल्कुल देसी भाषा में मतलब ये है, बोलते भाई सिर में दर्द हो रहा है तू दर्द है इसको उठा के। फिर आपका क्या रिएक्शन होता था, क्या माइंड में आता था, क्या करूं इनका? उन रिएक्शन यही होता था, मैं उसको वहाँ से उठा के फिर मैंने ना गाँव में मंदिर है, उस मंदिर में ले जाके अपना रियाज करना शुरू कर दिया दोपहर में। वहाँ कोई नहीं आता था दोपहर में, तो घर वालों से फिर मैंने ऐसे निजात पाई। अकेले वहाँ पे मस्ती में जैसे मन करता है वैसे बजाते, वहाँ बजाते वैसे गाते आराम से। और वहाँ मतलब कोई नहीं आता था दोपहर में, तो वहाँ रियाज करते और लगभग 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे तक मतलब लगे रहते वहाँ। तो पहले आपको सुर ताल का ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे कैसे ये आया? किसका सानिध्य रहा आपका? किसको आप गुरु मानते हो इस लाइन में? बिल्कुल, ये उसके बाद जब मैं एजुकेशन लाइन में आया, कॉलेज में आया, तो उस टाइम तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते थे। उस यूथ फेस्टिवल में बाहर से म्यूज़िक सिखाने के लिए आते थे। तो मेरा मतलब वहाँ मैंने जो धन्नू जी हैं नारनौल से हैं, बहुत अच्छे मतलब म्यूज़िक के उनको गुरु कहूँ मैं, उनसे भी सीखा है। उसके बाद फिर मैंने परमानेंटली जो ये जान शुरू किया, मेरे गुरु लियाकत अली हैं, मेवात घराने से हैं, अलवर से हैं वैसे, और कनीना में वो रहते हैं, आरपीएस में वो म्यूज़िक के हेड हैं। उनको आप अपना गुरु मानते हैं? हाँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप अब जो करते हो उनसे अब भी कांटेक्ट में हो, उनसे पूछते हो, या किस प्रकार से उनसे बातें होती रहती है? देखो, गुरु का काम इतना ही होता है कि चेले को सिखा के और खुला छोड़ दो। अब हर कदम पे तो गुरु साथ नहीं रह सकते, हर काम में गुरु साथ नहीं रह सकते। उन्होंने इस काबिल बना दिया कि भाई तुम अपना खेलो खाओ मौज करो आराम से। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब गुरु ने आपको सारे गुर सिखा दिए। हाँ, गुरु का आशीर्वाद रहा। आज भगवान की दया से अच्छे लेवल के प्रोग्राम भी हम करते हैं, अच्छे लेवल के गाने भी हम कर रहे हैं। और मेरा हमेशा ध्यान ये रहता है कि भाई मैं म्यूज़िक के माध्यम से सोशल काम करूं ज़्यादा, और म्यूज़िक के माध्यम से जो लोगों में जो बुराइयां हैं, देखो सभी की बुराइयां हम नहीं ख़त्म कर सकते। हमारा काम होता है लोगों को मैसेज देना, मानना ना मानना वो तो
पब्लिक का काम हमारा होता काम है। लोगों को जागरूक करना है, हम ना मानने वो उन पे डिपेंड उनके करता ऊपर है। depend है, अब वो मानेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो उन पे डिपेंड हो किस प्रकार से क्या करते हैं। सर ये बताएं, आपने जब धीरे धीरे वहाँ पे गांव में मंदिर में रियाज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप प्रोग्राम करने लगे, तो कितने दिन बाद आपका थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हुआ या किस प्रकार से आपको प्रोग्राम मिलने लगे? देखो, शुरुआत में जब मेरी स्टार्टिंग थी उस टाइम मेरे पास कोई साधन नहीं था। हारमोनियम भी हम गांव से पैसे इकट्ठे करके तब लेके आए थे मंदिर में। और उसके बाद जब प्रोग्राम मिलने शुरू हुए तो मुझे आज भी ध्यान है, मुझे 50 रुपये एक रात में मिलते थे गाने के लिए। पूरी रात आप गाते थे तो हाँ। 50 रुपये मिलते थे। 50 रुपये मिलते थे। और अटेली से हमारा गांव लगभग 3.5-4 किलोमीटर पड़ता है। तो अटेली से जब प्रोग्राम ख़त्म होता था तो अटेली से रात में मैं भरी सर्दियों में पैदल आया करता। तो बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष था बिल्कुल। और उसके बाद मैंने साइकिल ली, और साइकिल भी मतलब जब कहीं दूर जाना होता था तो मैं या किसी दोस्त की मांगता या किसी पड़ोसी की मांगता। एक दो बार तो उन्होंने दे दी, बाद में वो भी मना करने लगे। उस टाइम तो ये मान लो साइकिल होती थी 2003-4-5 की बातें हैं ये। साइकिल होती थी जिस घर में, वो ये मान लो कि उसके मोटरसाइकिल के बराबर थी उस टाइम। बिल्कुल। आज तो वो फिर धीरे धीरे देना बंद कर दिया उन्होंने। बाद में वो एक दो बार किसी ने दे देना, यार ये पंचर हो जाएगी, मेरी मम्मी मना करती है, मेरे पापा मना करते हैं, उन्होंने फिर उस टाइप से। फिर बाद में मगा चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने रूटीनली प्रोग्राम कर करके कुछ पैसे जोड़े, उनसे मैं बाइक लेके आया सबसे पहले। फिर साइकिल नहीं, सीधी बाइक लेके आए। सीधी बाइक ही लेके आया फिर। हाँ, डिस्कवर बाइक ली थी मैंने। और उसके बाद बाबा गोविंदास की ऐसी मेहर रही, ऐसी कृपा रही कि उसके बाद गाड़ी भी ले ली, और भी मतलब नाम चढ़ता बहुत चला बढ़िया चल रहा है, नाम अच्छा चल रहा है। गया। हाँ, सही। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाड़ी भी आई, बाइक भी आई और नाम भी बहुत अच्छा हुआ। एक तू ही है। बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। तब थोड़ा ये बताएं कि आप जिस प्रकार से लिख रहे हो, गा रहे हो, म्यूजिक का भी ऑपरेट कर रहे हो, इनमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? देखो, मैं सबसे पहले तो माँ सरस्वती का शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे अकेले आदमी में माँ सरस्वती ने इतने गुण दिए कि मैं गा सकता हूँ, और लिखता मैं खुद हूँ, म्यूज़िक मैं खुद बनाता हूँ, वीडियो की कंसेप्टिंग मैं खुद करता हूँ, ठीक है। और वीडियो का काम होता है वो सारा मैं अपने मतलब हैंड ओवर करके करता हूँ सारा काम। तो मैं शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती का कि 4-5 गुण मुझे अकेले को दिए। नहीं तो जिसको गाने का हो जाता है वो बजाना नहीं आता, जिसको बजाने का हो जाए उसको गाना नहीं आता, जिसको लिखना आता है उनको दोनों काम नहीं आते, जिसको दोनों काम आते हैं उसको लिखना नहीं आता। मतलब अगर हमें सॉन्ग करना है तो 4 से 5 लोगों की ज़रूरत होती है भाई। कोई राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, किसी को शूट करना है, तो ये सारे काम आप कर लेते हो? बिल्कुल, ये सारे काम मैं अपना, जैसे कोई भी गाना आप चाहे यूट्यूब पे देख लें आप, किसी भी गाने का। पहले जब मैंने स्टूडियो नहीं लगाया था उस टाइम तो मैं म्यूज़िक बाहर करवाता था, लेकिन जब मैंने अपना खुद का स्टूडियो लगाया उसके बाद पिछले लगभग 2 साल से मैं म्यूज़िक अरेंजिंग, कंपोजिशन, लिखना, गाना, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब अपना खुद करता हूँ कंप्लीट। सारे काम खुद करके। हाँ। और अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी पीछे लगभग मैंने ना 2 महीने पहले एक गुलजार छानी वाले का इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू नहीं था वो, उसने एक बाइट डाल रखी थी अपनी खुद की, और उस बाइट में उसने ये बोला हुआ था कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे हरियाणा में कोई मेरे तरह गाना बना के दिखाए और उसको हिट करके दिखाए, कि भाई कि जैसे गुलजार है वो खुद लिखता है, खुद गाता है, खुद म्यूज़िक बनाता है, वीडियो कॉन्सेप्टिंग खुद करता है। तो मैंने उसका वो जब वो बाइट देखी ना तो मैंने उसी दिन से दिमाग में कर लिया था कि भाई गुलजार का जो चैलेंज है वो मुझे एक्सेप्ट है। मैं ये घमंड में नहीं कह रहा हूँ, ये विश्वास में कह रहा हूँ। मुझे अपनी काबिलियत पे विश्वास है कि एक ना एक दिन हम अपने गाने कहीं ना कहीं हिट देंगे। एक दिन हम भी उनसे आगे जाएंगे। आगे जाएं या ना जाएं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। बहुत ही अच्छी बात हाँ। कही है। मतलब हमें संघर्ष करते रहना है, ये नहीं सोचना कि हम आगे जा रहे हैं, कि कितना आगे जाएंगे। हमें अपना काम करना है, फल की चिंता नहीं करना, भगवान अपने आप देगा। तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपने प्रोग्राम से स्टार्ट करे और उससे पहले आपको काफ़ी परेशानियां हुई, कोई एक ऐसा वाकया बताएं जो आपको अभी तक याद हो, भाई उस दिन तो कसूता परेशान हो गया था।
एक बार ऐसे ही प्रोग्राम करके रात को मेरे को 1 बजे उतार दिया। 12 बजे तक का प्रोग्राम था। तो जो पहले मंडली जाती थी, जी उस मंडली में लगभग 2-3 कलाकार होते थे, साजिंदे होते थे। तो वो सारे एक ही गाड़ी में, उसी में साउंड, उसी में साजिंदे, उसी में सारे ऐसे बैठ के जाते थे। तो 12 बजे मेरे को उतार दिया। जनवरी का महीना, मतलब अच्छी धुंध पड़ रही ज़बरदस्त, और मैं अटेली से पैदल पैदल गांव की तरफ निकल पड़ा। और रास्ते में हमारा बोलते हैं काला बोझा बोलते हैं यहाँ, उस काले बोझे पे ये बताते हैं कि भाई भूत रहते हैं ऐसे, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो डरावना है काले बोझे का। तो वहाँ पे रोड के साथ में बहुत, मैंने दूर से ही, मतलब जब अग्नि ऊंची ऊंची अग्नि जल रही तो आग से मुझे ये लगा यार वहाँ तो आग जल रही है काले बोझे के पास। मैंने वहाँ देखा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आग जल रही। मैं डर गया वहाँ पे, मगर जो लोग बताते हैं ना कि भाई काले बोझे में भूत है, आज वो दिख गया है वो। तो मैंने फिर ये देखा, मगर चल देखी जाएगी, आज जो भी कुछ होगा आमना सामना भूत से होगा तो भी ठीक, और कुछ और होगा तो भी ठीक। मैं वहाँ से चलता रहा, और सिर्फ 5 कदम 10 कदम रह गए ना, तब वहाँ मैंने देखा कि एक आदमी लाइन पलट के आया था। वो बेचारा अपनी सर्दी उतार रहा हुआ वो अग्नि में। मैं भी वहाँ जाके सीखने लगा। मैंने देखा कि भाई चलो ये सीख रहा है, तू भी सीख ले, तेरी भी सर्दी कम हो जाएगी। तो वहाँ मैं जैसे ही खड़ा हुआ, वो कुर्ते पजामे मैंने पहन रखे थे, नीचे वो कुर्ता लटका हुआ था ना, उसमें आग लग गई। उसमें आग लग गई, और ना उसको ध्यान ना मुझे ध्यान। और वो जब आग लगती वो भीतर तक थोड़ी गर्माहट महसूस हुई ना, तब मैंने देखा ऐसे करके, तो वो कुर्ता जला हुआ आधा जल गया नीचे से। मैंने उसको ऐसे करके बुझाया। वो मतलब वो वाक़या मुझे हमेशा याद रहता है। जब भी हम कहीं बैठते हैं तो उसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि वो भी दिन सबसे भयानक वाकया था वो आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि डर था, और डर के बाद फिर ये घटना हुई। तो एक के बाद एक 2 घटनाएं होगी। हाँ। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। तो थोड़ा सा ये बताएं कि आपने जिस प्रकार से एजुकेशन की है, म्यूज़िक से सारी बातें की, आप धीरे धीरे अपने संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि आपको अपने लोकल एरिया में और बाहर के एरिया में बहुत अच्छे से जाना जाता है। अब आगे आप अपने आप को किस मुकाम पर पाना चाहते हैं? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी सोच बहुत ऊंची है, और उस सोच को लेके मैं हमेशा काम भी करता हूँ। मुकाम, हमने एक टारगेट फिक्स किया किसी भी काम के लिए, और अब मेरा जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि भाई मैं हिंदी लेवल के गानों से मैं अपनी एक पहचान बनाऊं। भाई चलो, हरियाणवी भाषा आज पूरे देश में विदेश में सुनी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हरियाणवी बोली का एक क्राइटेरिया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सब लोग उस चीज़ को लाइक नहीं कर आधे लोग तो हरियाणवी भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन आज हरियाणवी भाषा चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हम भी सपोर्ट करते हैं हरियाणवी भाषा को। मैंने भी हरियाणवी भाषा में काफ़ी गाने किए हैं, लेकिन आगे के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो हम हिंदी लेवल को, बॉलीवुड लेवल को समझ के और सोच के कि हमें वहाँ तक जाना है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, सारे ही कलाकार, सारे एक्टर बॉम्बे में पैदा थोड़ी हुए हैं। वो भी हमारी तरह एक गांव की पृष्ठभूमि से उठ के वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब वो जा सकते हैं, वो मेहनत कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं वो चीज़ें। कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप अपने आप को हिंदी सॉन्ग्स में लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे अपना नाम फेमस करना चाहते हो। तो आप ये बताएं कि जब आपने शुरुआत की थी, तो शुरुआत के दिन सभी को याद होते हैं, तो सबसे पहले आपने अपना कौन सा सॉन्ग, हरियाणवी था, हिंदी था, वो कौन सा बनाया था? उसकी कुछ लाइनें जो दर्शक हैं उनके लिए बताएं। मैंने सबसे पहले हमारे जो ग्राम देवता हैं बाबा गोविंदास महाराज जी, उनके लिए एक एल्बम तैयार किया था जी। और उस एल्बम में एक कन्या भ्रूण हत्या का गाना था और बाकी बाबा गोविंदास महाराज की महिमा का वर्णन था सारा उसमें। तो उसमें मैंने गाना गाया था और वो उस गाने की लाइनें मैं सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। के बाबा तेरा धाम निराला, तू भगतों का रखवाला, बिगड़ी बने तेरे दरबार में, तेरी शरण में चल के दुखिया जो भी आया से, काटे सारे दुखड़े बाबा गले लगाया से, रे बाबा तेरा धाम निराला, तू भगतों का रखवाला,
बिगड़ी बने तेरे दरबार में। बहुत ही अच्छी लाइनें थी। ये इनके स्टार्टिंग, जो इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब ये गाया था, और आज तो ये बुलंदियों पे हैं, बहुत ऊपर जा चुके हैं, बहुत नाम फेमस अपना हो चुका है, एक फेम बन चुका है सोनू ठाकुर गुजर वासिया। तो सर ये बताएं कि जब से लेके अब तक आपने जितने भी सॉन्ग किए हैं उनमें से जो हिट सॉन्ग्स गए हैं उसकी कुछ लाइनें बताएं। मेरा सबसे हिट सॉन्ग रहा रोवे तेरी गौ माता, एक मैंने गाना किया था। उसमें आपने गौ माता के बहुत सारे भजन सुने होंगे, गाने सुने होंगे, लेकिन मैंने जो वो गाना किया था वो बिल्कुल डिफरेंट किया था। उसमें गौ माता खुद एक किसान का दर्द बयां कर रही है कि किसान का दर्द क्या होता है, और वो किसान उस गौ माता को पालता है, क्योंकि आज इंसान को इंसान से प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बदल चुका है इंसान। हाँ, लेकिन पशु और इंसान का जो प्रेम है ना, पशु जितना इंसान से प्रेम कर लेगा इतना इंसान भी नहीं कर पाता है। तो वो गौ माता उस किसान से इतना प्रेम करती है, और वो किसान मतलब इस ओलों की मार से, बारिश की मार से, धूप की मार से उसकी जो फसल बर्बाद हुई उससे आहत होके वो फांसी लगाता है किसान, और वो गौ माता उसको देख रही है। तो वो गौ माता उस दर्द को बयां कर रही है अपनी जुबान से। वो गौ माता का दर्द था। किस प्रकार से था वो गाना, थोड़ा सा बताएं। वो गाना था क्यों झूल गया तू फांसी पे मन न्यू तो बता अंदाता, मेरा कौन रुखाड़ा से न्यू रोवे तेरी गौ माता, मेरा कौन रुखाड़ा से न्यू रोवे तेरी गौ माता। बहुत ही अच्छा सॉन्ग ये हिट रहा था सोनू ठाकुर जी का। अगली लाइन है वो और भी जबरदस्त थी। कौन पिलावे पानी मने, कौन चरावे चारा, तेरे बिना मेरी नाड़ के ऊपर धर देगा कोई यारा, तेरा रुड़ गया कुणबा सारा रे तू इनका राह कर जाता, मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग इन्होंने सुनाया है, और इसको देख के जो इन्होंने जो सॉन्ग बनाया था उसको एक बार, अगर 2 लाइनें ऐसी हैं तो पूरा सॉन्ग कैसा होगा, एक बार ज़रूर उस सॉन्ग को देखें। तो सर अब आगे आप कौन से सॉन्ग बनाने वाले हो या कौन से बना रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा। अभी हमारा हिंदी गाना आया है, और वो आपको हम लिंक भी देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना उसको। हिंदी गाना आया है, हिंदी गाना सिलसिला नाम से वो गाना किया है, और बॉलीवुड लेवल और उसी स्टाइल से उस गाने को हमने शूट किया है, गाया है, म्यूज़िक है उसका कंप्लीट, और उसमें भाई सतीश काला ने लीड रोल किया है, और जो मॉडल है कनिका जैन, जितेंद्र जैन, दिल्ली से। हाँ, तो ये आपका अभी रिलीज हुआ सॉन्ग है, और अपकमिंग सॉन्ग से आप कितने दिन में करोगे या किस प्रकार से करोगे? लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन में उसका वीडियो आ जाएगा। नचोरी बहू उस गाने का टाइटल नेम है, और उसमें भी लीड रोल जो है वो सतीश काला, मेरा छोटा भाई है, वो करेगा उसमें, और जो फीमेल हैं वो हरियाणा की, हम 2-3 आर्टिस्ट को लेके इसमें हम काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है जिस प्रकार से अपकमिंग सॉन्ग के बारे में सोनू ठाकुर जी ने बताई। तो दोस्तों ये हम ही अभी बात कर रहे हैं सोनू ठाकुर जी से, जो अपना एक फेम बना चुके हैं, अपनी जो दुनिया है, संगीत की दुनिया है, उसमें अपना बहुत अच्छा नाम बना चुके हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो इंसान नीचे वाले स्तर से जब ऊपर पहुंचता है तो उसके शौक भी हाई हो जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम जहां बैठ के ये बातें कर रहे हैं, हम इनके खेत में बैठे हैं, और जो खेत में रहने के लिए जगह होती है वहाँ पे बैठे हैं, और देख सकते हैं आप बाहर अच्छी तेज़ी से बारिश हो रही है। ये हम अंदर बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जिस प्रकार से हम पहले रहते थे, खेत में बैठे रहते थे, इसी प्रकार से हम बातें करेंगे, जो सच्चाई है वही हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के संघर्षशील लोगों से मिलने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ 16 को। धन्यवाद।